नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। धरती पर सुरक्षित लौटे अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जताई खुशी। पीएम ने कहा, आपका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को करेगा प्रेरित। संसद को फ्रीबीज पर विचार करने की आवश्यकता। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने की महत्वपूर्ण टिप्पणी। कहा, चुनावी प्रलोभन बन गए हैं फ्रीबीज। 21 से 23 मार्च को बेंगलुरु में होगी आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की वार्षिक बैठक। बांग्लादेश की स्थिति और आरएसएस की 100 साल की यात्रा को लेकर प्रस्ताव होंगे पेश। रायसीना डायलॉग का अंतिम दिन आज। विदेश मंत्री एस जयशंकर हुए पैनल चर्चा में शामिल। कहा, डिजिटल दौर में विश्व में व्यावसायिक निर्णयों के केंद्र में राष्ट्रीय सुरक्षा की अहम भूमिका। और भारत यात्रा पर आए बिल गेट्स ने की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात। भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना की। भारत के साथ साझेदारी करने की प्रतिबद्धता जताई। सुनीता विलियम्स की धरती पर वापसी की। भारतीय मूल की नासा की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की आज सुबह 3:27 पर धरती पर सुरक्षित वापसी हो गई। दोनों ही एस्ट्रोनॉट्स की करीब 9 महीने बाद अंतरिक्ष से वापसी हुई है। सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल के जरिए धरती पर वापस लाया गया। आज सुबह स्पेसएक्स ड्रैगन कैप्सूल की फ्लोरिडा के तट पर सॉफ्ट स्प्लैशडाउन के साथ सफल लैंडिंग हुई, जिसके बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। सुनीता और बुच के साथ 2 अन्य अंतरिक्ष यात्रियों की भी वापसी हुई। आपको बता दें कि सुनीता विलियम्स 5 जून 2024 को नासा के मिशन पर निकली थी, लेकिन उनके अंतरिक्ष यान बोइंग स्टारलाइनर में खराबी की वजह से वे 9 महीने तक वहीं फंसी रहीं। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने अपने मिशन पर अंतरिक्ष में 286 दिन बिताए। आज अंतरिक्ष यान के स्प्लैशडाउन के बाद अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष एजेंसी के ह्यूस्टन में जॉनसन स्पेस सेंटर में उनके क्रू क्वार्टर में कई दिनों तक स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया, जहां कई दिनों तक उनका स्वास्थ्य परीक्षण होगा। उसके बाद नासा के फ्लाइट सर्जन उन्हें अपने परिवारों के साथ घर जाने की मंजूरी देंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक्स पर लिखा, नासा के क्रू 9 मिशन की धरती पर सुरक्षित वापसी के लिए पूरी टीम को बधाई। भारत की बेटी सुनीता विलियम्स और उनके साथी अंतरिक्ष यात्रियों ने अपनी दृढ़ता, समर्पण और कभी हार न मानने की भावना से सभी को प्रेरित किया है। उनकी ऐतिहासिक यात्रा दृढ़ संकल्प, टीम वर्क और असाधारण साहस की कहानी है। मैं उनके दृढ़ संकल्प को सलाम करती हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूं। भारतीय मूल की नासा अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर धरती पर वापस आए। पीएम मोदी ने खुशी जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सुनीता विलियम्स के साथ की एक तस्वीर साझा कर लिखा कि आपका स्वागत है #Crew9। धरती ने आपको मिस किया। ये धैर्य, साहस और असीम मानवीय भावना की परीक्षा रही है। सुनीता विलियम्स और क्रू 9 अंतरिक्ष यात्रियों ने एक बार फिर हमें दिखाया है कि दृढ़ता का वास्तव में क्या मतलब है। विशाल अज्ञात के सामने उनका अटूट दृढ़ संकल्प हमेशा लाखों लोगों को प्रेरित करेगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का मतलब है मानवीय क्षमता की सीमाओं को आगे बढ़ाना, सपने देखने का साहस करना और उन सपनों को हकीकत में बदलने का साहस रखना।
सुनीता विलियम्स एक पथ प्रदर्शक और एक आइकन के तौर पर अपने पूरे करियर में इस भावना का उदाहरण दिया है। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है जिन्होंने उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उन्होंने दिखाया है कि जब सटीकता जुनून से मिलती है और तकनीक दृढ़ता से मिलती है तो क्या होता है। नासा की भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की धरती वापसी पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुशी जताई। लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने इसे गर्व, गौरव और राहत भरा पल बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की योजना अपना एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की है, जिसका नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखा जाएगा। मीडिया ने प्रधानमंत्री जी द्वारा लिखा हुआ वो पत्र जारी किया जिसमें सुनीता जी की सुरक्षित वापसी की कामना भी थी और उनको भारत आने का निमंत्रण भी। और आज जब उनका सुबह 3:27 पर लौटना हुआ है तो हम सब के लिए वो गर्व का पल भी था, गौरव का भी और राहत का भी। चंद्रयान 4 जिसको लेकर के सदस्य ने बात रखी है कि उसका क्या महत्व रहेगा, उसका क्या उद्देश्य और लक्ष्य रहेगा। मूलतः तो वो सैंपल ले जाने के लिए है, लेकिन वो सारी वो प्रक्रियाएं अंजाम देगा, वो सारी एक्सरसाइजेस जो आने वाली हमारी मिशंस के लिए अनिवार्य रहेगी। और जिस प्रकार सुनीता विलियम को लाने के लिए डॉकिंग और अनडॉकिंग के प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया गया, वो हमारे लिए भी आने वाले समय में अनिवार्य रहेगा, क्योंकि भारत की भी योजना है कि हमारा एक अपना अंतरिक्ष स्टेशन हो जिसका हम नाम भारत अंतरिक्ष स्टेशन रखें। और यदि सब कुछ योजना अनुसार चलता रहा तो सन 2040 को एक भारतीय मूल का व्यक्ति चांद पर धरती पर उतारने की भी योजना है। जितेंद्र सिंह ने चंद्रयान मिशन के बारे में भी लोकसभा में जानकारी दी। एक पहला ऐसा हमारा मिशन रहेगा जो 2 लॉन्च व्हीकल्स से छोड़ा जाएगा। उसके 5 कंपोनेंट रहेंगे, 3 एक तरफ 2 एक तरफ। और डॉकिंग अनडॉकिंग जिसकी थोड़ा बहुत अनुभव स्पेसएक्स से भी हुआ है, उसको बार बार कर करके और अधिक अनुभव और क्षमता हासिल करने का प्रयास रहेगा। ये दोनों रॉकेट ऊपर जाकर के अर्थ के ऑर्बिट में जुड़ जाएंगे, डॉकिंग होगा। फिर वहां से जब वो चंद्रमा के ऑर्बिट में जाएंगे तो अलग होकर के डिसेंडर और असेंडर मॉड्यूल नीचे उतरेंगे। डिसेंडर मॉड्यूल सैंपल इकट्ठे करके वापस लौटने के बजाय वहीं रह जाएगा। असेंडर मॉड्यूल वापस जाएगा, फिर से डॉकिंग होगी बाकी के रॉकेट के साथ। और फिर वो जो ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल जब नीचे आएगा अलॉन्ग विद दी री एंट्री मॉड्यूल, तो धरती के ऑर्बिट में आकर के वो फिर से अलग हो जाएगा। और आते समय मूलतः केवल 10% उसका वजन रहेगा, क्योंकि सारे मॉड्यूल धीरे धीरे अलग होते रहेंगे। तो ये रिपीटेड डॉकिंग अनडॉकिंग की प्रैक्टिस भी रहेगी, जिससे हमें अपनी क्षमताओं का भी आत्मविश्वास आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और आने वाली हमारी जितने भी मिशंस हैं उसके लिए भी हमें अनुभव रहेगा। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने फ्रीबीज को लेकर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि संसद को फ्रीबीज पर विचार करने की आवश्यकता है। साथ ही सभापति ने कहा कि यह अत्यंत आवश्यक है कि सरकार के सभी निवेश एक संरचित तरीके से उपयोग किए जाएं। अपनी टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि प्रलोभन तंत्रों पर, तुष्टीकरण पर, जिसे अक्सर फ्रीबीज के रूप में जाना जाता है, इस सदन को विचार करने की आवश्यकता है। On placatory mechanisms, on appeasement, which is often known as freebies, this House needs to deliberate. I will be open to a structured discussion after consulting leader of the House and leader of the opposition, because the country grows only with capex being available. Electoral process is such that these have become electoral allurements, and thereafter the governments that came in saddle found themselves very uncomfortable, so uncomfortable that they wanted to revisit their thoughts. There is urgent need for a national policy so that all investments of the government in any form
are used in a structured manner for larger good. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मोदी सरकार देश में गरीब और वंचितों के कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि रेलवे की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। साथ ही जनरल कोच का निर्माण कार्य भी जारी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि 56,000 स्लीपर और जनरल कोच हैं, जबकि एसी कोचों की संख्या 23,000 है। रेलगाड़ियों के प्रस्थान और आगमन के समय में सुधार हुआ है। अधिकतर ट्रेन अब समय के अनुसार चल रही हैं। 1107 स्पेशल ट्रेनें इस साल होली पे चल रही हैं। 60 स्टेशनों में परमानेंट होल्डिंग एरिया बना रहे हैं, एक्सेस कंट्रोल को परमानेंट कर रहे हैं और 40 फुट चौड़े फुट ओवर ब्रिजेस बनाने का काम हाथ में लिया है। सब जगह सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हैं, एक्स्ट्रा वॉर रूम बना रहे हैं। टोटल फ्लीट में से जो स्लीपर और जनरल कोचेज हैं वो 56,000 स्लीपर और जनरल कोच है और एसी कोच मात्र 23,000 है, यानी 70% है स्लीपर और जनरल कोच अध्यक्ष जी और 30% है एसी कोच। कंटिन्यूसली जनरल कोच बनाने का प्रयास बढ़ाया जा रहा है। 17,000 जनरल कोच बनाने का प्रोग्राम ऑलरेडी सैंक्शनड है। हमारे 68 डिवीजन में से 49 डिवीजन ऐसे हैं जिसका अभी पंक्चुअलिटी 80% से अधिक पहुंच गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में रेल इंजन के उत्पादन, लोको पायलट रनिंग रूम की उपलब्धता और महिला लोको पायलट के शौचालयों की सुविधा को लेकर सरकार की ओर से किए गए प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि रेल इंजन का उत्पादन बढ़कर 1004 तक पहुंच गया है और अगर पूरे अमेरिका और यूरोप को जोड़ दें तो ये उत्पादन उससे भी ज्यादा है। इंजन का प्रोडक्शन 1,400 पे पहुंच गया है, जो पूरा अमेरिका, पूरे यूरोप, इन दोनों को जोड़ दे उससे भी ज्यादा है। लोको पायलट रनिंग रूम, जिसमें लोको पायलट अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके आते हैं और रेस्ट करते हैं, उन रनिंग रूम्स की ऐसी परिस्थिति थी 2014 से पहले कि किसी का उसका जिक्र ही कैसे करें। आज 500 के 558 सारे के सारे 100% एयर कंडीशन लोको पायलट के रनिंग रूम है। एक भी लोको में कोई टॉयलेट नहीं होता था। जो हमारी महिला लोको पायलट्स है उनकी परिस्थिति कैसी होती थी। आज 1,100 लोकोमोटिव में टॉयलेट है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में कांग्रेस द्वारा मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण देने का मुद्दा उठाया। निशिकांत दुबे ने केंद्र सरकार से धार्मिक आधार पर आरक्षण देने पर रोक लगाने वाला कानून बनाने की मांग की। भारत सरकार से आग्रह है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में केवल मुसलमान की वोट बैंक के लिए उनको रिजर्वेशन देना चाहते हैं, भारत के ताने बाने को तहस नहस करना चाहते हैं। आर्टिकल 14, 15, 16, 17 और जो 27 कहता है कि इस देश में रिलीजन के नाम पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि कानून बनाइए और अपोजिशन का जो ये वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसको खत्म करिए और मुसलमानों को बैकडोर से कोई एंट्री नहीं दीजिए। नागपुर में हुई हिंसा और कर्नाटक में ठेके में मुसलमान आरक्षण को लेकर लाए जा रहे बिल पर बीजेपी के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए सांसद दिनेश शर्मा से विशेष बातचीत। बीजेपी के वरिष्ठ सांसद दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं। सर, नागपुर में ये कहा जा रहा है कि जो कुछ घटना हुई उसमें बाहरी तत्वों का हाथ है, मुख्यमंत्री ने ऐसा। शंका तो जाहिर होती है कि आप देखो कि अचानक यहाँ संबल पे लोग निकल के हिंसा करने लगते हैं, पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। अचानक आप देखो मुजफ्फरनगर में शुरू कर दिए थे। अचानक अगर आप राजस्थान का देखिए तो वहाँ शुरू हुआ था, मध्य प्रदेश। ये कोई ऐसा गैंग है जो हिंदू और मुसलमान में संघर्ष कराना चाहता है। कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उसने मुस्लिमों को आरक्षण दिया है, उसमें कॉन्ट्रैक्ट में, और बिल भी लाने जा रहा है। देखिए, मुस्लिम बंधुओं का आर्थिक उन्नति हो वो मोदी मॉडल से ही संभव है। सबका साथ, सबका विकास, सबके लिए प्रयास कि राशन दे रहे हैं सबको, मकान दे रहे हैं तो सबको, आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं सबको। लेकिन इस प्रकार के वर्ग विभेद पैदा करके जो कांग्रेस कर रही है
मैं समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान के जिन्ना वाली मुस्लिम लीग होती तो भी इतना तुष्टिकरण नहीं करती। दिनेश शर्मा बीजेपी के वरिष्ठ सांसद हैं, उनका कहना है कि पाकिस्तान की मुस्लिम लीग भी इस तरह का तुष्टिकरण नहीं करती जैसा कांग्रेस पार्टी कर रही है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। रायसीना डायलॉग के आखिरी दिन आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कमिटर्स एंड कैपिटलिस्ट पॉलिटिक्स, बिजनेस एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर विषय पर संबोधित किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने माना कि टैरिफ प्रतिबंध और व्यापार प्रतिबंध अब विदेश नीति में एक वास्तविकता बन गए हैं, क्योंकि देश वित्तीय प्रवाह, ऊर्जा और प्रौद्योगिकी जैसे आर्थिक साधनों को तेजी से हथियार बना रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दशक पहले की तुलना में कम संयमित हैं। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुझे लगता है चाहे हम इसे पसंद करें या नहीं, टैरिफ प्रतिबंध एक वास्तविकता है। ये वित्तीय प्रवाह, ऊर्जा आपूर्ति या प्रौद्योगिकी हो सकती है। ये दुनिया की एक वास्तविकता है। Ways of dealing with weaponization. One is to stay on the right side of the weapon. In the digital era, I think it's not just about cost, reliability, trust, transparency. So you want to do business more and more with those with whom you are secure. And your earlier point that everybody has, every partner offers some risks, yes. But you would rather take the risks with those where your interests are not contradictory, then the risks are not that great, rather than those with whom your interests could clash or do clash. So I would argue today that countries in a way need a kind of a macro business strategy. पहले फिट इंडिया कार्निवल का नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सफल समापन हुआ। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। ये फिट इंडिया कार्निवल देश की जनता को फिटनेस के प्रति जागरूक करने का प्रयास था। पहले फिट इंडिया कार्निवल के समापन समारोह का आयोजन नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हुआ। इस 3 दिवसीय कार्निवल के समापन के मौके पर उपस्थित केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस आयोजन की जमकर सराहना की। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि इस आयोजन का मकसद भारत में खेलों और फिटनेस की संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन में हर वर्ग की भागीदारी देखने को मिली। 3 दिन में 25,000 से अधिक लोगों ने फिट इंडिया कार्निवल में भाग लिया और आने वाले दिनों में फिट इंडिया कार्निवल सारे देश में टाउन और सिटी तक उसका व्याप बढ़ाया जाएगा, ताकि देश के नागरिक फिट रहे और हिट रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया मुहिम की शुरुआत की और एक मंत्र दिया, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज, जिसके बाद से देश में फिटनेस को लेकर एक अलग माहौल तैयार हुआ। इसी को फिटनेस को लेकर जागरूक करने का काम करेगा। फिट इंडिया जो मूवमेंट है उसका उद्देश्य यही है कि भारत के लोगों में फिटनेस के प्रति एक चेतना जगाई जाए, एक जागरूकता जगाई जाए, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सोचना है कि यदि देश फिट रहेगा तभी हम स्पोर्टिंग पावर हाउस बन पाएंगे और तभी हम एक स्वस्थ नेशन बन पाएंगे। इस कार्निवल में खेलों के साथ साथ फिटनेस को बनाए रखने को लेकर कई बिंदुओं को सामने रखा गया, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक समृद्धि और पोषण आदि बिंदुओं पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया। इस तरह का माहौल है, जिस तरह की तस्वीर है वो सब बताती है कि यहाँ का उत्साह किस तरह का, किस तरह को इसको ऑर्गेनाइज किया गया और लोग जो फिट रहेंगे वही हिट रहेंगे। कैमरा जगमोहन के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट के पूर्व सीईओ बिल गेट्स ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात संसद भवन में हुई। स्वास्थ्य मंत्री ने गेट्स फाउंडेशन के साथ मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण और स्वच्छता के क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उपलब्धियों की सराहना की। गेट्स ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत द्वारा निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की सराहना की और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत के साथ साझेदारी करने की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने निदान और दवाओं की लागत को कम करने, दुनिया भर में सस्ती स्वास्थ्य सेवाओं को सक्षम करने में भारत द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। दोनों पक्ष साझेदारी को जारी रखने के लिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग के ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए तत्पर हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ड्रोन फेडरेशन इंडिया
DFI के सहयोग से स्वयान पहल के तहत निडर ड्रोन अनुप्रयोग और अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय नवाचार चुनौती का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्रालय के प्रतिनिधियों, उद्योग विशेषज्ञों और देश भर के छात्रों ने ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया। इस कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव S. कृष्णन ने किया। अपने संबोधन में कृष्णन ने कृषि, आपदा प्रबंधन, रसद, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढांचे जैसे विभिन्न क्षेत्रों को बदलने में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका पर बात की और 2030 तक वैश्विक ड्रोन हब बनने के भारत के दृष्टिकोण में योगदान देने के लिए NIDAR कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर आगे ले जाने की आवश्यकता पर जोर दिया। दिल्ली में 10वें CII इंडिया LAC बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय तथा विदेश मंत्रालय, भारत सरकार की साझेदारी में किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की थीम सहयोगात्मक विकास के लिए आर्थिक गठबंधनों को आगे बढ़ाना है। कॉन्क्लेव में 2 MOU साइन किए गए। पहला करार लैटिन अमेरिका के डेवलपमेंट बैंक और CII के बीच हुआ, वहीं दूसरा समझौता हुआ। कॉन्क्लेव में निवेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा कि भारत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवाओं को LAC रीजन के साथ साझा करने के लिए तैयार है। We are ready to share India's leading flagship products with you all. Taking the example of one of the DPI products, Unified Payments Interface, that is UPI, which offers seamless financial transactions and can be integrated into lakhs financial systems to enhance digital banking and financial inclusion. Friends, the 7 pillars announced by Sri Modi ji are also our goal in achieving a Vikshit Bharat, that is developed India. वहीं कॉन्क्लेव में विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि दोनों क्षेत्रों के बीच द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $50 बिलियन है, जिसे 2027-28 तक $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य है, जो देशों की संरक्षणवादी नीतियों को देखते हुए चुनौतीपूर्ण प्रतीत होता है। In the last conclave, our External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar, had given ourselves a target of $100 billion bilateral trade by 27-28. Honestly, given the current volatility in the market, countries adopting nationalistic and protectionist economic policies, it seems challenging and requires special efforts from our sides. India is committed to take on this challenge, and I am confident that even LAC region is. You have resources, we have market and scale. It is a win-win alliance. दिल्ली के विज्ञान भवन में चौथी राष्ट्रीय सागरमाला एपेक्स समिति की बैठक हुई। सागरमाला कार्यक्रम इस वर्ष अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है, इसलिए भारत में बंदरगाह आधारित विकास और समुद्री विकास के भविष्य पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अमृतकाल 2047 और मैरीटाइम विजन 2030 के तहत शिप बिल्डिंग और शिप रिसाइकलिंग पर खास ध्यान दिया जा रहा है। पोर्ट मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमारी हर पोर्ट का कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी भी बढ़ चुका है। 234 मिलियन मेट्रिक टन तक उसका बढ़ोतरी हुई है। मतलब पहले इतना भारी मात्रा में कार्गो हैंडलिंग कैपेसिटी हमारे पोर्ट में थे नहीं। ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से ही, मैकेनाइजेशन की वजह से ही, डिजिटाइजेशन की वजह से ये संभव हुई है। और साथ साथ में पोर्ट लेड कनेक्टिविटी एनहांसमेंट, इस सिलसिले में भी जो भी सफलता प्राप्त हुई है, इसकी वजह से आज मोर देन 1500 किलोमीटर रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी से पोर्ट को जुड़ा गया है। ये बहुत बड़ी एक सफलता है। गाजियाबाद स्थित नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग में ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर 2 दिवसीय सेमिनार का शुभारंभ किया गया।
सेमिनार का विषय सेफ फूड फॉर हेल्दी लाइफ रखा गया था। इस मौके पर देश भर से ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को बुलाया गया था। किसानों को ऑर्गेनिक खेती से होने वाले फायदे और किस तरह से ऑर्गेनिक खेती से बने उत्पाद मानव शरीर के लिए लाभकारी हैं, इसके बारे में जानकारी दी गई। डायरेक्टर फाइनेंस कृषि मंत्रालय MS खालसा ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कृषि मंत्रालय की हमेशा कोशिश रही है कि ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाए। भारत आज नेशनल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में लीड ले सकता है। मंत्रालय की हमेशा से कोशिश रही है कि नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग को जितना ज़्यादा बढ़ावा दे सके उतना अच्छा है। आपको पता ही होगा, अभी कैबिनेट ने भी नेशनल मिशन ऑफ नेचुरल फार्मिंग का एक कैबिनेट प्रपोजल को पास किया है नवंबर 2024 में। तो हमारा काफ़ी एम्फेसिस है नेचुरल फार्मिंग के, क्योंकि अब भारत सरकार ये समझ गई है कि पूरा विश्व भारत की तरफ देख रहा है कि भारत इस नेचुरल फार्मिंग और ऑर्गेनिक फार्मिंग में लीड ले सकता है। क्योंकि आज की डेट में जिस तरह से धरती पल्यूट हो गई है, आपका पानी पल्यूट हो गया है, हवा पल्यूट हो गई है, तो हमें अपना ज़्यादा से ज़्यादा एम्फेसिस देना पड़ेगा ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, नेचुरल फार्मिंग पे, ताकि हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को रिस्टोर कर सकें। गाजियाबाद केंद्र के डायरेक्टर डॉक्टर जिग्नेश शर्मा ने बताया कि भारत सरकार के प्रयासों से आज 50 लाख किसान ऑर्गेनिक खेती करते हैं। पूरे विश्व में आज भारत सर्वाधिक ऑर्गेनिक खेती वाला देश बन चुका है। उन्होंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री भी इसके लिए काफी प्रयासरत है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव्स, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कंबाइंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, उन्होंने NPOP प्रोग्राम शुरू किया और हमारा नेशनल सेंटर का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 2004 में। उसके बाद बहुत मैसिव अवेयरनेस और कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम, ट्रेनिंग्स करवाई गई पूरे देश में। और आज की डेट में अगर आप पूछें हमारे पास कितने किसान हैं, तो आज 50 लाख के करीब किसान जैविक खेती से जुड़े हुए हैं। ये अलग अलग तरीके से हैं, सिंगल फार्मर भी होंगे, क्लस्टर में भी होंगे, लोकल ग्रुप भी हैं, ICS भी हैं, इंटरनेट कंट्रोल सिस्टम जो थर्ड पार्टी में होता है, और हमारे लोकल ग्रुप्स तो हैं ही, FPOs नॉर्थ ईस्टर्न में हैं। और एरिया अगर आप पूछेंगे तो ये भी 8 मिलियन हेक्टेयर, अगर हम वाइल्ड हार्वेस्ट कलेक्शन को भी जोड़ दें, थर्ड पार्टी और PGA सर्टिफिकेशन मिला के जोड़ें, तो 8 मिलियन हेक्टेयर, मतलब वी आर अबाउट टू रीच 10 मिलियन हेक्टेयर। और हम पूरे संसार में अगर नंबर ऑफ फार्मर्स की बात करें तो फर्स्ट हैं, और अगर हम एरिया की बात करें तो अब हमारा जो नंबर है वो सेकंड नंबर पर आता है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।